नमस्कार प्यारे दोस्तों, रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 69 भर्ती से संबंधित कई सारी जो सूचना है वो आप तक हम समय पर पहुंचाते रहे हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बार बच्चों ने पूछा है या कमेंट्स में लिखते हैं या पर्टिकुलर मैसेज करते हैं, और वो ये है कि 69 भर्ती का नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, कैसे मिलेगा तो कोर्ट केस होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं स्टे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा सर अगर मिलेगा भी तो कितने गुणांक पर मिलेगा। तो खैर कितने गुणांक पर मिलेगा इसके लिए तो मैं वीडियो बना सका हूँ, सामने आई बटन है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने पूरा एनालिसिस किया ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो चलो फिर से एक बार फैक्ट्स के बेसिस पे समझते हैं कि 69 भर्ती में नियुक्ति पत्र मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्या रीजन रहेंगे, क्या तरीके हैं। दूसरी बात ये देखिए, ये जो सब वीडियो आपको बनाए जाते हैं वो सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ मैं ये सब बता के बिल्कुल भी ये आपको नहीं शो करना चाहता कि कोई मैं ईश्वर हूँ या मैं भविष्यवक्ता हूँ कि या मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। बस ये कि देखिए, हमेशा आप याद रखिए कि पढ़े लिखे लोग हमेशा अपने डेटा पर विश्वास रखते हैं। जो भी विश्लेषण होता है डेटा पर होता है। डेटा के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा प्रभावी हो सकती है और कितनी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकती। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। 69 भर्ती में नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने बच्चों के लिए हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है रिजल्ट कब तक आएगा, जारी आंसर की पर कोर्ट केस होगा या नहीं होगा, शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा 6267 है गुणांक है, मतलब शैक्षिक गुणांक, उस पर चयन होगा नहीं, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरे अनुभव से जानने की कोशिश करें कि 68,500 जो जस्ट इसके पीछे भर्ती हुई है 5 सितंबर 2018, पूरी इसकी कहानी बता देता हूँ और आपको एक 12,460 की कहानी बताता हूँ उससे रिलेटेड कोर्ट के। देखिए, मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूँ, ना मुझे बहुत ज़्यादा कोर्ट का साउंड नॉलेज है, लेकिन जो भी मैं देखता आया हूँ पिछले 5-10 सालों से वो सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। आप भी इन चीज़ों को समझिए और अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करिए। बार बार यूट्यूब चैनल पर जाके इसकी न्यूज़ देखना, फेक न्यूज़ देखना, टेंशन में रहना, पूरे दिन ना सोना, रात ना सोना, ये सब बातें ख़त्म करने के लिए सब बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं 68,500 भर्ती को। देखिए, ये जो 68,500 भर्ती है 1.5 लाख शिक्षा मित्र जो सिर्फ एक कारण से बाहर हो गए, तो और वो कारण ये था कि उन्होंने टेट पास नहीं किया। वो था वर्तमान सरकार जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने ऐसे ही अलाउ कर दिया। उसके विरोधी जो लोग थे, मतलब बीएड और बीटीसी वाले, वो चले गए कोर्ट, पहले हाई कोर्ट गए, फिर डबल बेंच के कोर्ट गए, वहाँ से शिक्षा मित्रों तब भी राहत मिल गई। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस चला, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने माना। एक लाइन सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिमाग में चली गई कि जो भी शिक्षक बनने की पात्रता उसमें टेट पास होना जरूरी है, ये लोग पास नहीं है, उसी के बेसिस पर उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन शिक्षा मित्रों के पास बहुत बड़े बड़े वकील थे, तो उन वकीलों ने अगर ये बाहर तो हो गए लेकिन 2 रास्ते खोज लिए। क्या कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाएं और अगर वो पास कर लेते हैं और टेट भी पास हो जाते हैं तो वापस उन्हें ज़्यादा वेटेज के साथ उनके अनुभव के अंकों के आधार पर सिलेक्शन दिया जाए। तो ये जो 68,500 आप देख रहे हैं और ये जो 69 भर्ती देख रहे हैं, ये शिक्षा मित्र जो कि टेट पास न होने की वजह से अपात्र घोषित कर दिए गए थे, वही भर्तियां हैं, वही खाली हुई भर्तियां हैं विशेष शिक्षा विभाग की। अब आते हैं 68,500 जब हुआ तो एकदम से शिक्षा मित्र धरना करने लग गई। ये बात है आपके 2017 की बात बता रहा हूँ कि जब 7 सितंबर अक्टूबर का अगस्त का टाइम था, अगस्त सितंबर का टाइम था, उसी वक्त आपका ये धरना वरना चलने लग गया। तो सरकार ने जल्दबाजी में 15 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन की घोषणा कर दी कि हम टेट करवाएंगे। अगले 15-20 दिन 25 दिन के अंदर दिल्ली तक गए शिक्षा मित्र सारे के सारे। तो उसी दौरान टेट चूँकि होने वाला था तो फिर शिक्षा मित्र सारे टेट की तैयारी में लग गए। उस तरीके से आंदोलन थोड़ा शांत हो गया। फाइनली क्या हुआ, 7 अक्टूबर नवंबर तक आपका जो है टेट मतलब जो भी था ख़त्म हो गया। उसमें से बहुत सारे शिक्षा मित्र पास हो गए। शिक्षा मित्र 2 धड़ों में बट गया, एक वो जो नहीं निकल पाए, एक वो जो निकल पाए। फाइनली क्या हुआ, इसके बाद फरवरी मार्च 18 में ये पेपर करवाने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई, लेकिन बहुत सारे बीच में कारण आए जिसकी वजह से पेपर पोस्टपोन होता रहा। फिर ये पेपर जाके मई जून में हो गया। मई जून में सरकार ने एक नया नियम बना दिया, मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा रिटर्न में ली जानी थी और संस्कृत विषय को कंपलसरी कर दिया गया था। तो उर्दू वाले चले गए कोर्ट, वही फरवरी मार्च में पेपर कैंसिल होकर मई जून तक क्यों हुआ, यही कोर्ट केस चलता रहा। फाइनली मई जून में जाके ये जो आपका पेपर था 68,500 का वो कंप्लीट हो गया। उस वक्त भी जब पेपर देने जा रहे थे तो 2 दिन पहले सब लोगों को ये था कि कहीं फिर से कोर्ट पे स्टे आ जाएगा 1-2 दिन में और आगे परीक्षा बढ़ जाएगी, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। फाइनली मई जून में जाके परीक्षा हो गई।
फाइनली फिर से उसके बीच में क्या हुआ था कि एक केस चलता रहा। केस ये था कि सबसे पहले जब सरकार ने विज्ञापन निकाला था 68,500 का, तो पहले जो मूल जियो था उसमें 40-45 कट ऑफ रखा था। बाद में जब पेपर हो गया तो 30-33 कट ऑफ रख दिया, और बाद में 30-33 कट ऑफ रखने की वजह से जो बीएड और बीटीसी वाले थे या वो कैंडिडेट जो जनरल के थे, क्योंकि शिक्षा मित्रों को मिलना था वेटेज, तो जो शिक्षा मित्र टेट पास था 68,500 का 30-33 कट ऑफ पार कर लेता वो फिर निकल जाता। तो इस वजह से 30-33 कट ऑफ ना लागू हो, बीएड और बीटीसी या जनरल वाले अभ्यर्थी चले गए कोर्ट, और फाइनली कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो भैया मूल विज्ञापन था, मतलब कि 40-45 वाला वही मान्य रहेगा और 40-45 कट ऑफ पर ही भर्ती होगी। तो फाइनली ये जो रिजल्ट आया अगस्त के आसपास, मतलब ये डिसीजन आया अगस्त में, रिजल्ट जारी किया मुझे अच्छे से याद है 15 अगस्त के आसपास की बातें हैं ये सब, 10 से 15 अगस्त के बीच, 10 से 15 अगस्त 18 की बातें हैं। इसमें रिजल्ट जारी हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अगले 15-20 दिन में ज्वाइनिंग लेटर भी मिल सकता है। हुआ क्या कि 68,500 के जो बच्चे थे वो काफ़ी एक्टिव थे, मतलब काफ़ी अवेयर थे, तो वो सारे यूनिटी में ग्रुप व्रुप बनाए हुए थे। तो उन्होंने एक ट्विटर पे और फेसबुक पे एक ट्रेंड कर दिया कि भाई 5 सितंबर को हमको क्या दिया जाए, नियुक्ति पत्र दिया जाए। बहुत सारे लोग धरना देने लग गए। तो सरकार सरकार के संज्ञान में आया। सरकार ने भी सोचा कि ये अच्छा है मौका, हमारे एडवर्टीजमेंट के भी काम आएगा कि भाई हमने 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर शिक्षक नियुक्त किए। तो फाइनली क्या हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसके पहले महीने 2 महीने तक प्रक्रिया चलती थी जो ज्वाइनिंग लेटर की होती थी। तो पहली बार रिकॉर्ड 15 से 20 दिन के अंदर 5 सितंबर 2018 को आपका ये 5 सितंबर 18 को ज्वाइनिंग लेटर 68,500 का मिल गया। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो 69,000 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है यही मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया, तो उसमें एक हो गया क्या कि जितने शिक्षा मित्र टेट पास थे वो अधिकतर इसमें निकल गए 68,500 में 40-45 कट ऑफ, और उन सबको जॉब मिल गई। तो कुछ 5 या 6 हज़ार कैंडिडेट ऐसे थे जो जनरल कैटेगरी थे वो रह गए। तो अगले 1-2 दिन बेचारे सब परेशान हो गए, दिल्ली मतलब लखनऊ चले गए, वहाँ धरना देने लग गए। और फिर क्या हुआ कि जो 6,000 कैंडिडेट थे, अब चूंकि 68,500 को पूरे पद नहीं भरे, करीब 30-40 हज़ार पद भरे थे, तो इन 6,000 पदों को उन्हीं के जनपद में नियुक्ति दे गई। तो यहाँ से एक नया विवाद खड़ा हो गया कि जिनकी मेरिट कम थी उन्हें अपना गृह जनपद मिल गया, और जिनकी मेरिट ज़्यादा, क्योंकि ये जो ज्वाइनिंग लेटर मिला था उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के आधार पर, मतलब जिनके हाई मेरिट थी उन्हें उनका मतलब का जिला, बाकी सबको अदर जिले दे दिए गए। तो जो अधिकतर जनरल के कैंडिडेट थे वो सारे अन्य जिलों में हैं, चाहे जितनी हाई कट ऑफ क्यों ना हो। इन 6,000 कैंडिडेट जिनकी मेरिट भी कम थी और ये पहले सेलेक्ट नहीं हो पाए, उन्हें अपना मूल जनपद मिल गया। फिर क्या हुआ कि बीच में अनिरुद्ध शुक्ला जी ने एक पुनर्मूल्यांकन की केस दायर कर रखा था। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिला उसके 5 या 10 दिन के अंदर अनिरुद्ध शुक्ला इस केस को कोर्ट में जीत गए। और फाइनली क्या हुआ कि जितने पुनर्मूल्यांकन वाले कैंडिडेट थे वो भी याचिकाकर्ता अनिरुद्ध शुक्ला के आधार पर बनने लग गए। और फाइनली क्या हुआ, बहुत सारे कम से कम 4 से 6 हज़ार कैंडिडेटों ने अप्लाई कर दिया। फाइनली क्या हुआ कि पूरी सरकार ने पूरी कॉपियों का चेक करवाया, उसमें धांधली के कुछ मतलब सबूत मिले, अफवाहें फैली कि धांधली हुई है ऐसा है, तो सरकार ने फिर से पूरी कॉपियाँ चेक करवाई। और अगले मार्च-अप्रैल पर फिर से एक मतलब लिस्ट जारी हुई जिसमें 4 से 6 हज़ार कैंडिडेट पुनर्मूल्यांकन में 2 या 3 नंबरों से पास हुए। अब हुआ क्या, देखिए अगर ये ज्वाइनिंग लेटर 5 सितंबर को जल्दबाजी में ना मिलता तो फाइनली ये केस मार्च-अप्रैल 2019 तक चलता ही रहता, 68,500 भर्ती तब तक भी पूरी ना होती, लेकिन जल्दबाजी में हो गया। लेकिन फिर भी जो सही था वो सही, अनिरुद्ध शुक्ला जी जीते और फाइनली मार्च-अप्रैल 2019 में ज्वाइनिंग लेटर फिर से पुनर्मूल्यांकन को मिला। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात रही कि अनिरुद्ध शुक्ला जी की कॉपी फिर से चेक हुई और उन्हें फिर से बाहर कर दिया गया। उनके 66 नंबर थे, उन्हें 67 चाहिए थे। फिर से क्या हुआ, फिर अनिरुद्ध शुक्ला जी कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि कोर्ट के समक्ष हमारी कॉपी जांची जाए। फाइनली निष्कर्ष निकला कि हाँ उनकी कॉपी सही थी और फाइनली उनको फिर से ज्वाइनिंग लेटर मिले। कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया। आपको बताऊं उनके साथ साथ अभी फिर से अप्रैल 20 में उसी 68,500 में 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट के लिए फिर से फॉर्म निकला है और फिर से वो भर रहे हैं। मतलब अगर हम मोटा माटी समझें तो 68,500 की प्रक्रिया मार्च 18 से चालू हुई, ज्वाइनिंग लेटर 5 सितंबर 18 को मिल भी गया। उसके बाद कुछ कैंडिडेट को मार्च-अप्रैल 2019 में मिला और कुछ कैंडिडेट को अप्रैल 20 में मिला। इसका ये मतलब है एक बार ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो कोर्ट केस चलते रहे और उसके बावजूद मिला। अगर उस वक्त ये ज्वाइनिंग लेटर जल्दी में ना मिलता
तो फिर ये कोर्ट केस जाना कितने दिनों तक चलता कुछ पता नहीं था, क्योंकि जितनी बड़ी भर्ती होती है उतनी ज़्यादा लोग अवेयर होते हैं और कोर्ट केस करते हैं। तो एक बात ये समझ में आ गई होगी आपको। अगला आते हैं 12,460 पर। 12,460 का केस ये है कि इसमें एक शून्य जनपद का, मतलब आपको मैं ये बोलूँ यहाँ तक था कि 12,460 जब पद निकले तो कुछ ज़िलों में वो पद 0 थे। तो जो 0 जनपद वाले अभ्यर्थी थे, सरकार ने उनके लिए सुविधा दी कि वो जाके अपने जो साइड, अपना अगल बगल का जो जनपद है, सपोज इटावा ज़िले में 0 जनपद थे तो उन्हें बगल के मैनपुरी ज़िले में 200 सीटें, 250 सीटें थी। तो जो इटावा के टॉप मेरिट के बच्चे थे वो सारे मैनपुरी में जाके भर दिए फॉर्म। और मैं आपको यहाँ तक बोलूँ कि उनकी काउंसलिंग तक हो गई और उन्हें स्कूल तक मिल गया, स्कूल तक बच्चे देख आए। और एक दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलने के पहले एक सिंगल बेंच जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, गोंडा के कोई डिस्ट्रिक्ट जज थे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, उनके आदेश के आधार पर स्टे आ गया और वो ज्वाइनिंग लेटर रुक गए। इसमें मैं आपको नाम लूँगा, मेरे ही बच्चे थे, पूजा यादव, सौरभ, शुभम, ये लोग बेचारे अभी भी परेशान हैं। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में, स्कूल साथ में लिखा हुआ, वो ज्वाइन नहीं कर पाया और एक सपना सा बन के रह गया। अभी तक वो केस चल रहा है, क्या होगा पता नहीं। तो शून्य जनपद पर स्टे लग गया था, उसकी वजह से बेचारे शून्य जनपद वाले अभी भी नौकरी नहीं पा पाए। बाकी जो उसी जिले के थे उन्हें ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया गया। तो एक ये 12,460 का केस है। अब इन दो केसों के माध्यम से 69,000 भर्ती के केस को समझते हैं। देखिए क्या हो सकता है। पहली बात ये कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको बोलूँ कि बिल्कुल सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार चाहती है कि रिजल्ट जारी करे, प्रक्रिया बढ़ाए, इवन ज्वाइनिंग लेटर बांटे, स्कूल जब भी खुलेंगे तब ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दे, हो सकता है पहले भी कर दे। तो रिजल्ट तो बिल्कुल आ सकता है अगर सरकार चाहेगी, इवन सरकार चाह ही रही है। तो अगले 1 या 2 दिन जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो भी आते हैं इशू, आप देखते हैं रोज़ अखबारों में आता रहता है, आप भी उसमें परेशान होइए। मुश्किल से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। तो फाइनली रिजल्ट तो आ जाएगा आपका अगले 2 से 3 दिन में, हो सकता है कि शाम तक ही आ जाए। अब आते हैं बात ये कि जारी आंसर की जो है उस पर कोर्ट केस होगा कि नहीं होगा। देखिए मैं बिल्कुल बोलूँगा, लॉकडाउन चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर अभ्यर्थी, जैसे कि अगर मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय गरीबी रेखा का आकलन करने वाला क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की बुक में अगर सरकारी किताबों में उसके बारे में कुछ ऐसा लिखा गया है तो वो फिर कोर्ट उसे मानती है। ऐसे ही एक मत्स्यनाथ वाला क्वेश्चन है जो गोरखनाथ संप्रदाय वाला है, इसमें गुरु गोरखनाथ और मत्स्यनाथ, तो उसमें भी अगर मान लीजिए पीसीएस में आपने आंसर कुछ और रखा था, अब आंसर कुछ और रखा, तो कोर्ट ऐसे 2 या 3 जो भी 4 क्वेश्चन है उन पर ज़रूर विचार करेगी और हो सकता है कि उनको नंबर दे या जो भी करे, जो भी हो सकता है। तो कोर्ट केस तो बिल्कुल हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि पैरवी कैसी होती है। सपोज करिए कि जज को वो कन्विंस नहीं कर पाए, जो उत्तरमाला जारी हुई है सरकार की पक्ष के वकील ने उसको कन्विंस कर लिया जज को कि नहीं सब कुछ सही है, और मान लो जज ने कह दिया ठीक है अगले 3-4 दिन बाद सुनेंगे, इस बीच के दौरान क्या होगा, ये वाली प्रक्रिया चलती रहेगी और हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर बढ़ जाए, तो फिर बाद में कुछ और नया उपाय निकलेगा। तो यहाँ पे जो जारी आंसर की है उस पर कोर्ट केस होगा या नहीं, बिल्कुल अभ्यर्थी जाएंगे, लेकिन जितनी देर लगेगी उतना जो वर्तमान के चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें फायदा होगा। अब आते हैं दूसरी बात, तो क्योंकि देखिए कोर्ट केस तो हो जाता है लेकिन बात उसकी मानी जाती है जो अपनी बात सही से जज के सामने रख पाते हैं। अब आती बात कि शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलेगा या नहीं। तो देखिए अब जब आप बड़े बड़े वकील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों पक्ष मजबूत हो गए। सरकार ने भी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी। कैविएट का मतलब होता है कि उसके खिलाफ, डिसीजन के खिलाफ अगर कोई मान लो आएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से तुरंत उस सरकार को भी नोटिस जाएगा और सबसे पहले उनका पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद शिक्षा मित्रों का पक्ष सुना जाएगा। अब जिसकी दलीलें अच्छी होंगी, देखिए इसमें ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि शिक्षा मित्रों मिले, क्योंकि ज़्यादा जानकार वकील हैं। अब कोई बहुत अच्छा वकील है, उसने बहुत अच्छे से बातों को रखा शिक्षा मित्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में इसकी मामले की सुनवाई हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को कन्विंस कर पाते हैं वकील कि भाई तुरंत स्टे मिलना चाहिए, तो बिल्कुल स्टे लग सकता है। और अगर नहीं हुआ, उन्होंने कहा अगले 15 दिन बाद देखेंगे, 20 दिन बाद सुनेंगे, महीने भर बाद फिर से डेट लगाएंगे, तो बात हो सकती है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए उसके बाद सुनी जाए, तो बात ऐसी हो सकती है। तो मैं आपको बोलूँ कि बिल्कुल शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलेगा ही नहीं। ये डिपेंड शिक्षा मित्रों और आपके बीटीसी अभ्यर्थी कैंडिडेट पर नहीं करता। हम लोग भी नहीं जानते हैं, वकील तक नहीं जानता अपनी अभ्यर्थी दलील। हर वकील कहता है कि मेरा केस जीतेगा, मैं जीतूंगा केस, लेकिन जिसकी दलीलें सही से रख पाते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे, उन्हीं की बात समझ में अगर जज को आ जाती है तो जज उस पर तुरंत क्या देते हैं, स्टे। अगली बात
तो ये इस तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे 68,500 का मैंने आपको उदाहरण दिया कि चूंकि ये 5 सितंबर 18 को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, उसके बाद भी केस हुए और उसके बाद भी अभ्यर्थी चयनित होते रहे, तो वैसे ही आपका 69 भर्ती में है, आप जितने अभ्यर्थी चयनित हैं कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेटर मिले। और अगर ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो वो केस चलते रहेंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो आप अपना काम करते रहेंगे। अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया तो फिर जब तक डिसीजन नहीं आएगा शिक्षा मित्रों को लेकर या आंसर की को लेकर, तब तक फिर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। अब आती है बात कि मेरा 62 67 है, चयन होगा या नहीं होगा। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शैक्षिक गुणांक को लेकर मैंने एक वीडियो बना हुआ, उसमें मैंने अपने व्यू रखे हैं, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें आप जाके देखिएगा। मैंने कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर बातें समझाई हैं। मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा कि देखिए 90 97 जो नंबर होते हैं, जब टेट में 90 नंबर, जो पेपर बहुत आसान आता है 5 विषयों का, उसमें बहुत सारे बच्चे 90 नंबर नहीं ला पाते। तो ओबीसी कैंडिडेट को 90 लाने और जनरल को 97, तो एक बड़ी बात हो जाती है 11 सब्जेक्टों के साथ। तो मुझे तो अभी भी यही लगता है कि मुश्किल ये है कि 1 लाख से ऊपर के अभ्यर्थी पास कर पाएँ जो वर्तमान 60-65 की कट ऑफ है उससे। तो इस तरीके से जितने भी 62-67 गुणांक वाले हैं इनका आराम से चयन हो सकता है, मैंने सारी बातें बताई हुई। तो बच्चों, प्यारे दोस्तों, 69 भर्ती को लेकर आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपना प्यार बांटते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरीके से 69 भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ आप पाने के लिए जुड़े रहिए रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल से।